Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of October 2021. 4 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही यूपीएससी का अगर आप एग्जाम 2021 में दे रहे हैं तो कल मैंने एक लाइव सेशन किया था, 30-35 मिनट का लाइव सेशन है, लेकिन मैंने उसमें प्रीलिम से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप एक बार देख लीजिएगा, दैट माइट हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। सो दैट इज माई एक्सपीरियंस विच आई हैव शेयर्ड, आप उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल है करेनिया ब्रेविस वॉज समटाइम्स इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन इट। इनमें से कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन करता है करेनिया ब्रेविस को। ऑप्शंस आपके सामने हैं। A, it is a light pollution identified throughout the globe recently. B, it is the new plant species discovered in Amazon emitting CO2 at larger scale. C, it is an algae that causes red tide in the Florida coast. या D, it is a new frog species discovered in the Western Ghat. This is question number 1. Question number 2 is consider the following statements regarding the governor's pardoning power. अब गवर्नर की पार्डनिंग पावर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नर कैन पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द डेथ सेंटेंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन, रिप्राइव और कम्यूटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन है रिगार्डिंग द हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज जॉइंटली रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज वन ऑफ द हंगर हॉटस्पॉट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो ये 3 सवाल थे, इनको अटेम्प्ट जरूर करना। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि प्रीलिम्स की प्रैक्टिस जो है थी ना, ऑब्जेक्टिव लगाने की प्रैक्टिस, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। नहीं कर पा रहे हो तो नॉट अटेम्प्ट लिखिएगा। तीनों नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तो तीनों में नॉट अटेम्प्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई आपको हंसने वाला नहीं है। गलतियां जो करनी है यहाँ करनी है, बाद में एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। लेट मी टेल यू द आंसर्स। मैं आपको आंसर्स बता दूं। पहला सवाल मैंने पूछा था करेनिया ब्रेविस, तो इसका आंसर है सी। एक ऐसी एल्गी है जो कि रिसेंटली जिसने रेड टाइड मतलब वहां पे कॉज की थी फ्लोरिडा कोस्ट में। एंड दूसरा जो स्टेट क्वेश्चन है गवर्नर का पार्डनिंग पावर। तो पहला आप सबको पता है कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। सिंपल सा स्टेटमेंट पता होना चाहिए, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जरूर सही है क्योंकि कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर इनमें से कोई चीज नहीं करता है। B will be the answer for this. क्वेश्चन नंबर 3 था हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। तो हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट का स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इसको जॉइंटली रिलीज किया जाता है बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा। इसको लिख लो कि हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को कौन निकालता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि इंडिया हंगर हॉटस्पॉट नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली न्यूज है 8th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज कॉल्ड मित्र शक्ति विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 4th अक्टूबर टू 15th अक्टूबर। तो यहाँ पे मित्र शक्ति एक्सरसाइज का नाम याद रखेगा। मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब दूसरी न्यूज जो है वो भी फैक्चुअल न्यूज है। इसमें हम IMF के द्वारा निकाली गई एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, तो कौन निकालता है? IMF निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और इसने अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट निकाली है, इस बार इन्होंने बात किया कि किस तरीके से जो डिजिटल करेंसी है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चैलेंजेस को क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। डिजिटल करेंसी किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चैलेंजेस कॉज कर रही है, उसका क्या सोल्यूशंस होंगे, इसके बारे में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बात करती है। निकालता कौन है? IMF निकालता है। अगली जो न्यूज़ है उसमें यह है कि नासा ने अभी ये कहा है कि कुछ दिनों तक वो एक्टिव जो कमांड्स हैं टू द मार्स, जो मार्स मिशन है उनके एक्टिव कमांड्स उनको नहीं भेजेंगे, ठीक है ना। मार्स मिशन के जो एक्टिव कमांड्स हैं वो नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि मार्स सोलर कंजंक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नासा ने टर्म दिया है वो दिया है मार्स सोलार कंजंक्शन हो रहा है, इस कारण से हम एक्टिव सिग्नल्स मार्स को नहीं भेजेंगे। तो ये क्या है, ये मार्स सोलार कंजंक्शन क्या है? तो लेट मी टेल यू दैट कि मार्स सोलार कंजंक्शन का मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड है जब अर्थ और मार्स दे विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी,
ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे सन रहेगा, इधर साइड रहेगा अर्थ और इधर साइड रहेगा मार्स। ठीक है, तो जो भी सिग्नल जाएगा, जो भी सिग्नल आप अर्थ से भेजोगे तो वो सन के रेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, और नासा का ये कहना है कि सन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा लाइट रिलीज करता है, इसलिए ऐसे सिग्नल्स ऐसे टाइम पे नहीं भेजे जा सकते। देयरफॉर कोई भी एक्टिव कमांड्स नहीं भेजी जाएंगी टू द मार्स फॉर सम पीरियड, जब तक ये कंजंक्शन चलेगा। लेकिन एक कंजंक्शन है क्या? ये कंजंक्शन है ऐसा टाइम पीरियड जिसमें अर्थ, सन और मार्स तीनों एक लाइन में रहेंगे। ठीक है ना, तीनों अपोजिट में रहेंगे। ठीक है, अगली न्यूज है सैक्रेड पोर्टल के बारे में। व्हाट इज दिस सैक्रेड पोर्टल? याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑपरेशनलाइज किया है सैक्रेड पोर्टल। इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस। 1 अक्टूबर को था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस। उस दिन सैक्रेड पोर्टल जो है उसको ओपन किया गया, ऑपरेशनलाइज किया गया। अब क्या है ये सैक्रेड पोर्टल? ये सैक्रेड पोर्टल है बेसिकली इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो सीनियर सिटीजन्स इंडिया में है, अगर वो कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखेगा नाम सैक्रेड पोर्टल, मिनिस्ट्री याद रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और बेसिकली किन के लिए है? जो सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो आके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे गेमिंग डिसऑर्डर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो ये आया है न्यूज़ में कि जो गेमिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी जो गेम खेलते हैं बच्चे, जिनका मतलब कि एक तो स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि उनका जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, वो इरिटेशन होने लगेगा, उनको इरिटेबिलिटी क्रिएट होने लगेगी, डिप्रेशन में जाने लगेंगे। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये गेमिंग डिसऑर्डर्स में आते हैं, और कोविड-19 के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम पे ये डिसऑर्डर और ज़्यादा बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो घर में माँ बाप भी बच्चों को शांत रखने के लिए कई बार आपने देखा होगा कि मोबाइल दे देते हैं कि लो बेटा मोबाइल खेलो, है ना। तो वो जो लो बेटा मोबाइल खेलो है ना, वो उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना हो जाता है, मतलब वो आप ऑटोमेटिकली उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे चोला इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि चोला इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि वहाँ पे सिविक ऑफिशियल्स की एलिजिबिलिटी क्या थी, वहाँ पे कितना टैक्स पे करना था, कितना नहीं। तो इसके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शंस ने बताया। यहाँ पे एक नाम है थिन्नेरी गाँव है, याद रखिएगा, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट का थिन्नेरी गांव है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसने टैक्सेस के बारे में बताया। तो ये लिख लीजिए, इसको याद रख लीजिएगा। ये थिन्नेरी विलेज है, THENNERI थिन्नेरी विलेज है। और यहाँ के इंस्क्रिप्शन ने टैक्सेशन के बारे में बताया कि किस तरीके से फार्म प्रोड्यूस जो था उसमें टैक्सेशन किया जाता था। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। फिर एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है उथिरा मेरूर, कांचीपुरम में ही डिस्ट्रिक्ट में ही है, उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। और उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है वो एक सिस्टम के बारे में बात करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उथिरा मेरूर, ये देखो यहाँ पे लिखा ना, लेट मी लाइटन इट अ बिट। उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन कांचीपुरम में है। ये एक सिस्टम के बारे में बात करता है जिसका नाम है कुडावोलई सिस्टम। कुडावोलई क्या था, इसको लिख लेना अपने नोट्स में, ऐड कर लेना है ना, पूछ सकता है यूपीएससी। कुडावोलई क्या था? कुडावोलई वाज अ सिस्टम टू इलेक्ट, याद रखिएगा, इट इज अ सिस्टम टू इलेक्ट मेंबर्स टू एनुअल कमिटी, यानी कि वरियम, जो एनुअल कमिटी थी, वरियम जिसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट करने का सिस्टम था कुडावोलई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में या कुडावोलई के बारे में, तो कुडावोलई क्या है? सिस्टम टू इलेक्ट मेंबर्स टू एनुअल कमिटी, यानी कि वरियम पूछे क्या है तो एनुअल कमेटी है। अगर आपसे कुडावोलई पूछे तो सिस्टम टू इलेक्ट द मेंबर्स टू द वरियम है। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। उथिरा मेरूर, थिन्नेरी इंस्क्रिप्शन की बात कर ली, उथिरा मेरूर की बात कर ली। इसके अलावा टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो थिन्नेरी इंस्क्रिप्शन ने क्वालिफिकेशन ही बताए हैं कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कमिटीज जो रहेंगी उनके क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे। तो पेरुमकुरी सबई पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज थी उनको बोलते थे पेरुमकुरी सबई, याद रखेगा। चोला टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज थी उनको बोलते थे पेरुमकुरी सबई।
फिर यहाँ पे देखो लिखा है कंथी लेश्वरार टेम्पल जो है एंड अबथ सहेश्वरार टेम्पल। कंथीलेश्वरार टेम्पल एंड अबथ सहेश्वरार टेम्पल जो है दे आर ऑन द बैंक्स ऑफ थेनेरी ओनली। वो थेनेरी के ही बैंक में है। कंथा लीश्वरार एंड अबथ सहेश्वरार टेम्पल जो है दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय सेम्बियन महादेवी। याद रखिएगा, इनको कंस्ट्रक्ट कौन किया था, किसने किया था इन दोनों टेम्पल्स को? सेम्बियन महादेवी, द ग्रैंड मदर ऑफ चोला किंग राजा राजा। राजा राजा की ग्रैंड मदर थी सेम्बियन महादेवी। सेम्बियन महादेवी ने इन दोनों को ये कंथा लीश्वरार टेम्पल और अबाथ सहेश्वरार टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। एक और चीज़ मैंने एनसीईआरटी से निकाल करके आपको बता दी है, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दी है, आप उसको याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा था कि क्या क्वालिफिकेशंस थे फॉर अ मेंबर टू बिकम द मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर की सभा की कमेटी का जो मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या थे? तो कुछ क्वालिफिकेशन एनसीईआरटी ने मेंशन किए, जैसे कि वन शुड बी ओनर of the land from which land revenue is collected, one should have his own home, one should be aged between 35 years to 70 years, one should have knowledge of the Vedas, one should be honest and well versed in administrative matters, one should not have been a member of any committee in the last 3 years, one should submit his accounts and also his relatives to contest the elections। तो ये कंडीशंस थी जो कि चोला एम्पायर के टाइप पे कमेटी मेंबर्स के लिए थी। वो एनसीईआरटी में लिखा था, वो मैंने आपको बता दिया, याद कर लीजिएगा। एनजीआरआई प्रपोजेस लैंडस्लिप फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सीएसआईआर की एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, सीएसआईआर का है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर हो गया, उसका एक इंस्टीट्यूट हो गया नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने लॉन्च किया है एन इन्वायरमेंटल सीस्मोलॉजी ग्रुप। इन्वायरमेंटल सीस्मोलॉजी ग्रुप अब क्यों लॉन्च किया है? टू डेवलप अ लैंडस्लाइड एंड फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। लैंडस्लाइड एंड फ्लड वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए एनजीआरआई यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है। हिमालयन रीजन में वो सीस्मोलॉजिकली इफेक्टेड चीज़ों को पहले से डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा, साथ ही जो आपका लैंडस्लाइड है उसको भी डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं। हमें एडिटोरियल पे आते हैं, री इमेजिनिंग द फूड सिस्टम विद लेसन्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे बात हम इस एडिटोरियल में हम पूरी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आपके केवल जो रिसेंटली एक सबमिट हुआ था, ठीक है ना। इस एडिटोरियल में जो मेन चीज़ है वो अभी रिसेंटली एक सबमिट के बारे में है। अभी पहला एंड हिस्टोरिक यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम सबमिट हुआ था, यूएनएफएसएस जिसको बोलते हैं, इसको लिख लो अपने नोट्स में। यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम सबमिट 2021 हुआ था, 23 सितंबर को ये होल्ड किया गया था, 23 सितंबर को ये होल्ड किया गया था, याद रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड हिस्टोरिक यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम सबमिट हुआ था, ठीक है ना। एंड इसमें बेसिकली बात की गई है जो है फूड सिस्टम्स के बारे में, किस तरीके से फूड सिस्टम में प्रोडक्शन को लेकर के, कंजम्पशन को लेकर के उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए कि वर्ल्ड हंगर जो है, राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड हंगर को ख़त्म किया जा सके। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। लिखा है देखो, वाई द फूड सिस्टम सबमिट एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट्स आउटकम। तो ग्लोबल फूड सिस्टम्स जो है, ग्लोबल फूड सिस्टम्स ये एक नेटवर्क है दैट आर नीडेड टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसफॉर्म फूड एंड इंश्योर इट रीचेस द कंज्यूमर्स और द पाथ दैट फूड ट्रेवल्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्लेट। तो ये बेसिकली जो ग्लोबल फूड सिस्टम्स है उनका प्रयास ये रहता है कि फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स तक पहुँचे और बेसिकली फूड का जो ट्रेवल पाथ है फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्लेट, उसमें कहीं भी किसी कंट्री में क्राइसिस की सिचुएशन ना रहे, या कोई भी कंट्री जो वल्नरेबल है वहाँ पे फूड प्रॉपरली पहुँच सके। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। ग्लोबल फूड सिस्टम, यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम जो सबमिट था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या क्या चीज़ें थी, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली 23 सितंबर को हुआ और इसका जो मेन थीम था वो यही था कि फूड सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्यों फूड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजी हैं, एसडीजी के अंदर आप सबको पता होगा कि हंगर को ख़त्म करने का भी है, मैल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने का भी है, डिसीजेस से फ्री होने का भी है,
हाँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो फूड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत इसीलिए है ताकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर लो, उसके साथ ही साथ जो हेल्थ और माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, जो हंगर का प्रॉब्लम है, उसको आप दूर कर सको। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज देयर इन दिस, दैट वाज डिस्कस्ड इन दिस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई थी। सबसे पहली बात तो वही डिस्कस किया गया था कि किस तरीके से आप फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करोगे, किस तरह से आप मतलब कि कैटलाइज करोगे, एक्सेलरेट करोगे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड सिस्टम बाय ऑल द कम्युनिटीज़, है ना। सारी कंट्रीज जो सिविल सोसाइटी है उनका पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए, है ना। किस तरीके से आप स्टेक होल्डर्स को एक साथ ले आओगे, एक प्लेटफॉर्म पे ले आओगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि जो फूड सिस्टम का डायलॉग डिबेट था वो इन 5 आइडेंटिफाइडेबल थीम्स में था। ठीक है ना। तो ये 5 थीम्स कौन कौन सी थी देख लो। तो पहला देखो यहाँ पे लिखा है इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशनस फूड टू ऑल। पहला इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कि यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम जो समिट था वो किन चीज़ों पे फोकस कर रहा था। पहला था इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू ऑल। दूसरा क्या था, शिफ्ट टू सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न्स। तो जैसे कि इस तरीके से नहीं कि आपको कंज्यूम करना है कि फूड आप वेस्ट करें, या जो भी कंजम्पशन आप कर रहे हैं उसका पैटर्न आपको सही करना है। तो शिफ्ट टू सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न, आपको सस्टेनेबल पैटर्न की तरफ मूव करना है। तीसरा है बूस्ट नेचर पॉजिटिव प्रोडक्शंस, मतलब कि नेचर को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा प्रोडक्शन करना है जो नेचर को इम्पैक्ट ना करे, क्लाइमेट चेंज ना कॉज करे, या इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। चौथा देखो लिखा है एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड्स एंड बिल्ड रेजिलियंट टू वल्नरेबिलिटीज। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चौथा और पांचवा है। एडवांस इक्विटेबल लाइवलीहुड मतलब कि लाइवलीहुड प्रोवाइड करना चाहिए जो फार्मर्स इन्वॉल्व हैं, जो रिम्यूनरेशन में है उनको मिलना चाहिए कुछ बेनिफिट। एंड लास्ट है फिफ्थ है बिल्ड रेजिलियंस टू वल्नरेबिलिटीज, शॉक्स एंड स्ट्रेसेस, मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन, आपका कंजम्पशन ऐसा होना चाहिए कि जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनसे आप रेजिलियंट रहें, शॉक्स से, स्ट्रेसेस से आप रेजिलियंट रहें। कल को अगर कोई शॉक होता भी है फूड प्रोडक्शन में तो आपके पास इतना सप्लाई होना चाहिए कि आप फूड यूज कर सकें। ठीक है ना। इसके अलावा देखो लिखा है द समिट प्रोवाइडेड अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर ऑल द पीपल to leverage the power of food systems to drive out the recovery from COVID-19 pandemic and get us on track to achieve all the 17 SDGs by 2030। तो वही वाली बात है कि इस मेन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए भी इस समिट ने मोटिवेट किया। अब देखो यहाँ लिखा है इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। एक ग्रुप बनाया है इंडिया ने जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के, रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फिर दिल्ली बेस्ड यूएन एजेंसीज जैसे कि फाओ हो गई, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, इंटरनेशनल फंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, इन ये भी एक्टिवली इन्वॉल्व है इन द डायलॉग प्रोसेस। ये भी डायलॉग प्रोसेस इन्वॉल्व है ताकि इंडिया में भी ये प्रोसेस की जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब हमारे साथ इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, देखो ऑथर ने मेंशन की है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, मतलब फूड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया। फिर भी इंडिया में किस तरीके से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि हमारे यहाँ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी देखो तो हमारे यहाँ 50% हायर प्रेवलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज में जितना है ना उससे 50% ज़्यादा हमारे इंडिया में है अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, जो कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ना। ऐसा नहीं कि हम नहीं है ना। जबकि हमारे स्कीम चल रही है जैसे कि मिड डे मील स्कीम चल रही है, हमारे यहाँ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है, ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी सर्विसेज चल रही हैं। तो फिर भी उसके बाद भी ये सारी प्रॉब्लम जो है इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। हमें इक्विटी के लिए प्रयास करना चाहिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रयास करना चाहिए। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। NS2 अ विन विन प्रपोजिशन। अब NS2 क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना जानना है। NS2 क्या है? NS2 है रिसेंटली नॉर्ड स्ट्रीम 2। याद रखिएगा NS2 है नॉर्ड स्ट्रीम 2। इट्स अ सबसी पाइपलाइन, गजप्रॉम द्वारा ये बनाई जा रही है। याद रखिएगा ये सबसी पाइपलाइन है जो कि जर्मनी से लेकर के रशिया तक है। याद रखिएगा जर्मनी से रशिया को कनेक्ट करेगी एंड ये बाईपास करेगी कटिंग ऑफ सोर्स। ये दो उसके सीज के थ्रू इंपॉर्टेंट सीज को कट करेगी। उसमें एक है आपका बाल्टिक सी और दूसरा आपका ब्लैक सी है। ठीक है, तो बाल्टिक सी और ब्लैक सी के उसमें रहेगा ये
है ना, के लेंथ पे रहेगा। और इसको बोलते हैं नॉर्ड स्ट्रीम, NORD, नॉर्ड स्ट्रीम 2 सबसी पाइपलाइन, जो कि जर्मनी से लेकर के रशिया तक रहेगी। ठीक है ना। अब इसी के साथ मैं आपको बाल्टिक सी के अराउंड कंट्रीज बता देता हूँ। बाल्टिक सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं वो है डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन। ये कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी के अराउंड है। फिर से बता देता हूँ, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन। दूसरी है बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो है रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। याद रखिएगा, ब्लैक सी की कौन कौन सी हैं? रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। दीज आर द 6 कंट्रीज फॉर ब्लैक सी। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि जो नॉर्ड टू स्ट्रीम है ये ना केवल रशिया को बेनिफिट करेगा बल्कि जर्मनी को भी बेनिफिट करेगा और यूक्रेन को भी बेनिफिट करेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, यूक्रेन को भी। ये अंडर सी पाइपलाइन है, याद रखिएगा। एंड इट इज़ नाउ कंप्लीट आफ्टर कंट्रोवर्सी। कंप्लीट हो चुका है कंट्रोवर्सी के बाद भी। एंड इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली रूट टू डबल द रशियाज गैस एक्सपोर्ट टू जर्मनी। तो रशिया से गैस एक्सपोर्ट होगा जर्मनी तक, उसको डबल कर देगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी ट्रेड ऑफ रशिया, है ना, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के कुछ कंसर्न ज़रूर हैं, आप सबको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया की बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं, इसलिए यूक्रेन के कंसर्न ज़रूर, लेकिन बेनिफिट सबको मिलेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फर्स्ट एवर रिट्रीट सेरेमनी एट सुचेतगढ़। तो यहाँ पे सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान होल्डिंग फॉर 8 मंथ, द फर्स्ट एवर रिट्रीट सेरेमनी एट द ऑक्ट्राई पोस्ट ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू के सुचेतगढ़ रीजन में। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है वहाँ पे, रिट्रीट हुआ है, रिट्रीट सेरेमनी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी सुचेतगढ़ में। ठीक है ना, सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी हुई थी। एंड ये ऑक्ट्राई पोस्ट है जम्मू का जहाँ पे हुई है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीसफुल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ब्रिटिश एरा बंगलो इज होम टू ब्रह्मपुत्रा हेरिटेज सेंटर। अब एक ब्रिटिश एरा बंगलो है ऑन द हिलॉक्स दैट इज यूज्ड टू बी 17th सेंचुरी मिलिट्री ऑफिसर द अहोम रूलर्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ हेरिटेज सेंटर। तो अहोम रूलर्स का 17th सेंचुरी ब्रिटिश एरा का बंगला है जिसको कि ब्रह्मपुत्रा हेरिटेज सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया है। याद रखेगा आप सबको कि ये जो इसका नाम है महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर। याद रखिएगा, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है महाबाहु ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर। ये गुवाहाटी के बारफुकानार टीला यानी कि बारफुकान हिलॉक जिसको बोलते हैं, बारफुकानार टीला मतलब बारफुकान हिलॉक जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे ये 18 स्कॉटिश टाइप वुडन बंगलो है, स्कॉटिश टाइप वुडन बंगलो जो कि 1850 से वहाँ पे 1850 से वहाँ पे स्टैंडिंग है। उसको ब्रह्मपुत्रा महाबाहु हेरिटेज सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया है, याद रखिएगा। एंड बारफुकान वैसे था क्या आपको पता होना चाहिए। बारफुकान एक पोस्ट थी विच वॉज इक्विवेलेंट टू द गवर्नर जनरल। अहोम किंग्स के टाइम पे बारफुकान एक पोस्ट थी जो कि अहोम किंग्स के द्वारा क्रिएट की गई थी और गवर्नर जनरल के बराबर रखी जाती थी, के पद के बराबर थी। इसको स्टार्ट किया था प्रताप सिम्हा या उनको सुशेंगफा भी कहा जाता है, सुशेंगफा या प्रताप सिम्हा, इन्होंने क्रिएट की थी। अहोम किंग थे, इन्होंने ये क्रिएट की थी। ठीक है ना। और लचित बारफुकान का नाम आप सामने सुना होगा। लचित बारफुकान जो थे वो गवर्नर जनरल ही थे अहोम किंगडम के। और 1671 में उनकी लीडरशिप में बैटल ऑफ सराई घाट हुआ था। 1671 में उनकी लीडरशिप में बैटल ऑफ सराई घाट हुआ था, जिसमें उन्होंने मुगल्स की पोस्ट जो थी, मुगल्स की फोर्स थी अंडर राम सिंह वन, जो कि अहोम किंगडम को जीतने आई थी, उसको हराया था। ठीक है ना, मुगल्स की फोर्स अंडर राम सिंह वन उनको हराया था। ठीक है, तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। पेंडोरा पेपर्स। अब पेंडोरा पेपर्स एक्सपोज द टॉप वर्ल्ड लीडर्स। अब पेंडोरा पेपर्स लीक क्या है? मोर देन अ डजन हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द किंग ऑफ जॉर्डन and Czech Prime Minister have hidden millions in offshore tax havens, according to the investigation published on Sunday by the ICIJ
मीडिया कंसोर्टियम, इसको बोला जा रहा है पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है। और पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन लगभग 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो किंग्स थे, हेड्स थे, टैक्स हेवंस में उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे छुपा करके रखे हुए हैं। लगभग 11.9 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके लीक के बाद, है ना, फ्रॉम 14 फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, इनकी लीक के बाद ये डेटा मिला है, ठीक है ना। The Pandora Papers are the latest in the series of mass ICIJ leaks of financial documents, और ये स्टार्ट हुआ था 2014 में सबसे पहले बात जैसे कि हुआ था, उसके बाद पैनामा पेपर्स हुआ, पैराडाइज पेपर हुआ, एंड फिनसेन हुआ, और अब जा करके आपका पेंडोरा पेपर्स। तो कुल मिलाकर के ये भी वही है, पेंडोरा पेपर्स रिगार्डिंग द लीक्स एंड ऑल, एंड किस तरीके से टैक्स हेवन में लोग पैसा छुपाते हैं, ये सारी चीज़ें। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दैट वीडियो। थोड़ा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, एंड पार्डन मी फॉर अगर आपको कुछ बीच में लगा हो, है ना। सो दैट इज़, आई एम सॉरी फॉर दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।